तो आज की इस वीडियो के अंदर हमें जानने को मिलेगी हमारे इनोस्के की बैक स्टोरी। हमें इनोस्के कनाओ वर्सेस डोमा का क्लैश भी देखने को मिलने वाला है। तो वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 6, जहां पे आज मैं टोटल 4 चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। चैप्टर 157, 158, 159 और 160। तो हमें हमारे इनोस्के की बैक स्टोरी भी जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर तुमने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देख रखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां जाके पहले वो पार्ट्स देखो, वरना तुम्हें स्टोरी की समझ में नहीं आने वाली। तो चलो यार, और टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इस धमाकेदार वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 157 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अकाज़ा की फाइनली डेथ हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। तांजीरो बोलता है कि मुझे लेडी तमायो के पास जल्दी से जाना होगा, बट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी, वो अपनी लिमिट पे था, वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। क्यों यहाँ पे उठने की ट्राई करता है, बट वो भी अपनी लिमिट पे था, वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपना सर रखता है और वो भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हमें क्रो को देखते हैं, जो कि ढिंडोरा डाल देता है कि तांजीरो और गियू ने अपर 3 अकाज़ा को मार दिया है और इस टाइम वो दोनों बेहोश हैं। और यहाँ पे यार रेंगोकू का रिवेंज तो ले लिया इन्होंने, वैसे रिवेंज लिया भी नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज अकाज़ा इज़ अ ब्रोकन हीरो, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई रिवेंज लिया हो। अभी हम देखते हैं हमारे अपर मून 1 कोकुशिबा को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर कहीं पे खड़ा हुआ था और वो अकाज़ा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था। तो उसे पता चल जाता है कि अकाज़ा मर चुका है और वो गुस्से के अंदर अपने पास खड़े काफ़ी सारे पिलर्स को काट देता है। तभी हम लोग आते हैं डोमा के ऊपर, जहाँ पे डोमा भी अकाज़ा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाता। वो भी सोचता है क्या अकाज़ा मारा गया। याद हो तो पार्ट 2 अगर तुमने देखा है, उसके अंदर शिनोबू की फाइट हुई थी इसके साथ और इसने शिनोबू को मार डाला था। तभी वहाँ पे कनाव आ गई थी। तो ये वहीं पे ही है, मतलब ये जो जितनी भी फाइट्स चल रही हैं वो एक ही टाइम पे चल रही हैं। डोमा यहाँ पे अकाज़ा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था, पर इसको कहाँ ही फर्क पड़ना है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है। वो कनाओ से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। कनाओ उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं शिनोबू कोचो की छोटी बहन हूँ। डोमाया बोलता है कि तुम ब्लड रिलेटेड तो लगती नहीं हो, चलो जो भी हो, लड़की तो लड़की होती है, टेस्टी होती है। और डोमा बोलता है हाँ, वुमन से मुझे एक बात याद आई, अकाज़ा ने अभी तक एक भी वुमन को नहीं खाया था, यानी कि जब से वो डीमन बना है तब से अब तक उसने एक भी औरत को नहीं खाया, सिर्फ वो मर्दों को ही खाता था। वीक था, मैंने उसे बताया भी था कि उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, पर फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। पर फिर भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। फिर डोमा रोने लगता है, एक्टिंग चेक कर रहे हो भाई की। कनाव भी उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम कह रहे हो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मर चुका है और तुम्हें ना गुस्सा ना कोई इमोशन ही फील नहीं हो रहा। जिसके जवाब में डोमा बोलता है क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। कनाव बोलती है कि इंसान हो या फिर डीमन हो, सभी को इमोशंस फील होते हैं और तू होशियार है, इस बात को छुपाने की कोशिश करता है कि तू इमोशनलेस है, इस बात को तू छुपाता है, एक्टिंग करता है, झूठे इमोशन दिखाता है अपने, और तुझे कभी भी ना गुस्सा आया ना तुझे हैप्पीनेस हुई, तुझे कभी भी कोई इमोशन फील नहीं हुआ। तो वो एक बैडस लुक देते हुए बोलती है कि आखिर तू पैदा ही क्यों हुआ था, मुझे तेरे से घिन आ रही है। डोमा भी यहाँ पे बोलता है कि मैं इतनी सारी लड़कियों से मिला हूँ, बट तेरी जैसी बुली करने वाले से मैं आज तक नहीं मिला। तभी यहाँ पे कनाव बोलती है कि मैं अपनी एक बात वापस लेना चाहूँगी, तू बिल्कुल भी होशियार नहीं है, तू खोखला है, जल्दी से जल्दी मर जा, तेरी लाइफ मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे भाई डोमा भी होल्ड बैक नहीं कर पाता, वो आता है उसके पीछे अपने फैंग से अटैक करने के लिए, लेकिन वो उसके अटैक को डॉच करती है, डोमा को डैमेज करती है। वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उसको दूर कर देता है। कनाव यहाँ पे खुद को संभाल लेती है और डोमा भी सोचता है कि इसकी मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं और इसने मेरे फैंग से निकलने वाली हवा में भी सांस नहीं लिया। भले ही उसे पहले बताया गया था कि सांस नहीं लेना, फिर भी ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। तभी वो यहाँ पे ये भी सोचता है क्या जिस हाशिरा को मैंने अभी खाया है क्या ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 158 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर कनाव सोचती है कि जिन डीमंस से को मैंने आज तक मारा है वो इसके आगे तो बिल्कुल ही बच्चों की तरह हैं। मैं सिर्फ अपने गुस्से के दम पे खड़ी हूँ, मैं अपनी बॉडी को नहीं कंट्रोल कर पा रही। अगर मैंने जल्दी इसके ऊपर अटैक ना किया तो मेरी बॉडी खुद को ही तबाह कर लेगी। ये लाइफ में पहली दफ़ा चक्कर आ रहे हैं। तभी वो काफ़ी गुस्से में डोमा को बोलती है कि तूने मेरी फैमिली को मारा कैसे। तभी वो यूज़ करती है फ्लावर ब्रीथिंग, 5th फॉर्म फैंटी ऑफ फ्यूटिलिटी, जिसके रिप्लाई में डोमा यूज़ करता है ब्लड डीमन आर्ट, स्नोफॉल इन द विल्टेड गार्डन, 2nd फॉर्म प्लम स्पिरिट, और उसके हर एक अटैक को वहीं पर ही डॉच कर लेती है। डोमा ये सोचता है कि इसकी आइज स्पेशल है, ये अपनी आइज की हेल्प से मेरे हर एक बॉडी पार्ट को देख सकती है, मेरी मूवमेंट को पहले ही देख लेती है, तो क्यों ना तुम्हारी आइज ही पहले ले ली जाए। वो उस पर अटैक करता है बट वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है और यूज करती है 6th फॉर्म स्वर्लिंग पीच। डोमा बोलता है कि अच्छा तुम्हारी बॉडी को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह हो गई है। ब्लड डीमन आर्ट, फ्रोजन क्लाउड, जिसको यहाँ पे कनाव डॉज कर लेती है। यहाँ डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट, वाइन लोटस, जिससे उसके ऊपर अटैक होता है और वो पानी के अंदर जाके गिरती है।
डोमा इधर बोलता है वाइट ब्लेजर प्रिंसेसेस, जहाँ से वहाँ पे 2 आइस प्रिंसेस आती हैं और वो कनाव के ऊपर बर्फ से अटैक करती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच जाती है। तो वो देखती है कि उसके ऊपर से भी कुछ अटैक्स आ रहे हैं, वो उन्हें भी काफी मुश्किल से डॉज कर लेती है। डोमा उसको बोलता है कि तुम मेरे से दूर क्यों जा रही हो, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी मेरी गर्दन को कैसे काटोगी। मगर तभी डोमा उसके सामने से एकदम से गायब हो जाता है और कनाव देखती है कि उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड ही नहीं है। तभी डोमा उसकी स्वॉर्ड को लेके जा भी चुका है वहां पे, और डोमा बोलता है कि तुमने इसको टाइटली नहीं पकड़ा था, इसीलिए मैं इसको लेके भी आ गया। देखो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर तुम आके ले सको तो इसको यहाँ पे आके ले लो। ब्लड डीमन आर्ट स्कैटर्ड लोटस, जिससे काफी सारे बर्फ के अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कनाव सोचती है कि मैं इन्हें कैसे डॉज करूं, बट तभी वहां पे छत तोड़ते हुए वहां पे एंट्री लेता है द किंग ऑफ माउंटेन्स इनोस्के। बोलता है कि इनोस्के आ चुका है। वो यहाँ पे आके यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग फिफ्थ फैंग मैड क्लीव, जिससे वो कनाव की तरफ आने वाले सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है कि उस क्रो ने मुझे सही लोकेशन दी थी। ताता का है एरिन कहाँ से घुस गया मेरे अंदर। किसी वजह से मैं आगे की वीडियो फेस कैम के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तो हाँ ऐसे ही एंजॉय करो विदाउट फेस कैम। चैप्टर 159 स्टार्ट होता है, जिसमें इनोस्के डोमा को जूम करके देखता है और बोलता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई, तुम अपर मून 2 हो, तुम ऊपर से दूसरी रैंक पे हो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं एक हाशिरा बन जाऊंगा। डोमा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। इनोस्के बोलता है कि एक बार मैं हाशिरा बन जाऊं फिर लोग मुझे बीस्ट हाशिरा या फिर पिग हाशिरा बोलेंगे, तुम बताओ तुम्हें कौन सा ज्यादा सही लगा। इनोस्के कनाव की तरफ देखता है और वो उसे देख के बोलता है कि तुम्हारी हालत तो काफी खराब है, अगर ये बात शिनोबू को पता चली तो वो गुस्सा करेगी, बहुत गुस्सा करेगी। और ये सुन के लगभग यहाँ पे कनाव रो ही देने वाली थी और इनोस्के इसको ऐसा देख के समझ जाता है कि शिनोबू मर चुकी है। डोमा बोलता है कि वो मरी नहीं है, मैंने उसे खा लिया है और जिन लोगों को भी मैं खाता हूँ वो इटर्निटी तक मेरे साथ रहते हैं। तभी इनोस्के को अपनी शिनोबू के साथ एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पे शिनोबू ने उसकी मरहम पट्टी की थी और उसे खोलने से मना किया था, और वो कहती है कि दिस इज पिंकी प्रॉमिस। अब मैंने तुम्हें पिंकी प्रॉमिस बताया है, वैसे कोई इतनी खास चीज तो है नहीं, बट फिर भी कोई डिटेल होगी इसलिए बता रहा हूँ, तो याद रखो। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट के अंदर देखते हैं कि इनोस्के ने डोमा के ऊपर अटैक कर दिया है। कनाव उसे यहाँ पे वार्न भी करती है कि उसके फैन से निकलने वाली हवा के अंदर सांस मत लेना। इनोस्के इधर यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फैंग माइंड्स टू बिट्स। डोमा बोलता है कि ये काफी अजीब सी टेक्निक है, बस तू ऐसे जैसे इस पे गुजारा कर रहा है अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल की हेल्प से। और डोमा ने ऐसा यहाँ इसलिए बोला क्योंकि इनोस्के का कोई फाइटिंग स्टाइल ही नहीं है, वो बस जंगलियों की तरह हवा के अंदर तलवार ही घुमाता है जब भी वो फाइट करता है। डोमा यहाँ इनोस्के के ऊपर अटैक करता है, इनोस्के उसे डॉज कर लेता है और डोमा भी कहता है कि तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है और तुमने ये जो पहना है ये तुम्हारा मास्क है, असली फेस नहीं है। पर तभी हम देखते हैं हमारा इनोस्के कनाव की स्वॉर्ड को लेके वापस जा चुका है और वो उसे वापस कर देता है उसकी स्वॉर्ड को और कहता है इसे वापस जाने मत देना। और डोमा भी हैरान है कि ये स्वॉर्ड को लेकर कब गया। तभी यहाँ पे डोमा इनके पास आता है और हमें देखने को मिलता है इनोस्के वर्सेस डोमा का क्लैश। यहाँ पे इनोस्के डोमा को लात मारता है जिससे वो दूर जाता है। तभी डोमा देखता है कि इनोस्के उसकी तरफ भागा आ रहा है और वो पागलों की तरह हवा के अंदर स्वॉर्ड को घुमाई जा रहा है। डोमा ये सोचता है कि मैं इसकी अटैक की रेंज से बहुत ज्यादा दूर हूं तो ये अटैक मुझे लगने वाला नहीं है। इनोस्के यहाँ पे अपने अटैक को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि डोमा की आइस के ऊपर कट लग जाते हैं और डोमा भी हैरान है कि इसके ये अटैक मुझे लग कैसे गए, मैं तो इसकी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर था। बट तभी यहाँ पे इनोस्के ये बात प्रूव करता है कि उसे किंग ऑफ माउंटेन्स ऐसे ही नहीं कहा जाता। इनोस्के ने इधर यूज की बीस्ट ब्रीथिंग नाइन्थ फैंग गॉडली अंडुलेटिंग स्लाइस और भाई इस जानवर ने अपने हाथ को पूरा डिसलोकेट करके लंबा कर लिया। कनाव भी सोचती है कि इसने अपने हाथ को पूरा डिसलोकेट कर लिया, अब ये उसको कैसे ठीक करेगा। बट इनोस्के की झटके में अपने हाथ को सीधा कर लेता है और बोलता है कि ये टेक्निक अभी न्यू है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वरना मेरा टारगेट तो उसका हेड था। और कनाव का मुंह देखो भाई यहाँ पे। डोमा बोलता है कि तू अपने हाथों को जैसे डिसलोकेट कर लेता है तुझे इसमें दर्द नहीं होता, मैंने तेरे जैसा बच्चा आज तक नहीं देखा। जिसके रिप्लाई में इनोस्के बोलता है मैं हूं इनोस्के और वो सभी के सभी लूजर्स हैं, उनका मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनोस्के का मास्क उसके सर से उतर चुका है और वो डोमा के हाथ के अंदर है। डोमा उसके मास्क को देख के कहता है मुझे पता था कि ये एक मास्क है, ये चमड़ी तो काफी पुरानी हो चुकी है, तुम इसकी आंखों में से देखते कैसे हो। इनोस्के उसे बोलता है कि इसको वापस कर दे। बट तभी जब डोमा उसके चेहरे की तरफ देखता है, देखकर बोलता है तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले तुमसे कहीं मिल चुका हूँ। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड।
चैप्टर 160 स्टार्ट होता है जिसके अंदर डोमा बोलता है कि हम पहले कहीं मिले हैं। इनोस्के बोलता है कि मैं तुझ जैसे कीड़े से पहले कभी नहीं मिला और अपने गंदे हाथ उससे दूर रख। डोमा बोलता है कि नहीं हम कहीं मिले हैं, मुझे याद है। इनोस्के बोलता है और मैं कह रहा हूं ना कि हम पहले कभी नहीं मिले। इनोस्के सोचता है कि जिससे मैं पहले मिला था वो थी शिनोबू, और शिनोबू को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आने से पहले भी मैं शिनोबू को कहीं मिल चुका, और जब मैं अगली दफ़ा उससे मिलने वाला था तो मैं उससे ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था। कनाओ बोलती है कि वो बस बकवास कर रहा है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। डोमा बोलता है कि नहीं नहीं मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तो हमेशा सीरियस रहता हूँ, मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक कि मुझे अपने इंसान होने तक की मेमोरीज भी याद हैं। तभी वो अपनी उंगली को अपने दिमाग के अंदर डालता है और राउडी राठौड़ की तरह उसको घुमाता है, जिससे उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और वो कहता है हाँ हाँ याद आया, ये 15 साल पहले की बात है, ये तो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। एक जवान लड़की थी 17 या 18 साल की, जिसके पास एक बच्चा था। उसका हस्बैंड उसे रोज मारा करता था। वो मेरे पैराडाइज में आई थी। उसका कोई भी सिबलिंग, भाई बहन कोई भी नहीं था जिसके पास वो जा सके। कोई भी उसके पास ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो सेफ रह सके। और जब मैं उसे पहली दफा मिला था उसका पूरा का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसकी हालत खराब थी, वो लगभग अंधी ही हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि डोमा जैसे मॉन्स्टर को भी उसका चेहरा अभी तक याद है और उसके दिमाग के अंदर अभी भी वो है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी और इसमें कोई शक नहीं है वो ही तुम्हारी माँ थी। इनोस्के बोलता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे बोर्स ने पाला है। डोमा बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें बोर्स ने पाला है तो तुम्हें बर्थ एक इंसान नहीं दी है, किसी बोर ने नहीं। इनोस्के काफी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करता है। बीस्ट ब्रीथिंग सिक्स्थ फैंग। डोमा इधर बोलता है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है और वो अटैक करके इनोस्के की चेस्ट के ऊपर कट्स लगा देता है। और वो यहाँ पे एक और अटैक करता है जिससे वो इनोस्के को पानी में फेंक देता है। डोमा बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ को खाना नहीं चाहता था, जब एक खूबसूरत औरत तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें काफी अच्छा लगता है। और वो इतनी खूबसूरत थी कि डोमा जैसा इमोशनलेस मॉन्स्टर भी उसको मार नहीं पाया, उसे भी उसके ऊपर तरस आ गया। डोमा बोलता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी पर वो गाने में काफी अच्छी थी और वो हमेशा तुम्हारे लिए एक गाना गाया करती थी, पिंकी प्रॉमिस नाम का। तभी इनोस्के को भी वो पिंकी प्रॉमिस नाम का गाना याद आने लगता है जिसमें उसकी माँ उसे कहती, इनोस्के मुझे माफ कर देना, अभी तुम्हें काफी अकेला फील हो रहा होगा, मैं तुम्हारे डैड की जगह लेने की कोशिश करूंगी, जिंदगियां बदली जा सकती हैं लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। डोमा बोलता है कि जब भी वो इस गाने को गाती थी उसके लिरिक्स हमेशा अलग होते थे और यहाँ पर इनोस्के को ये लगता था कि पिंकी प्रॉमिस नाम का जो गाना है वो शिनोबू ने उसके लिए गाया था, हालांकि वो उसकी मॉम ने गाया था और अब उसे ये पता चल चुका है। इसीलिए मैंने तुम्हें पिंकी प्रॉमिस नाम की पहले डिटेल कहा था, याद रखना। और इसीलिए इनोस्के ने पहले बोला था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आने से पहले शिनोबू से कहीं मिला हूँ, इसी पिंकी प्रॉमिस गाने की वजह से। और यहाँ पे इनोस्के की मॉम काफी देर तक डोमा के पास रही, मतलब वो उससे काफी फैमिलियर हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने डोमा को उसका डिनर करते हुए देख लिया और उसे डोमा के सारे कांड का पता चल गया। डोमा के समझाने पर भी वो नहीं रुकी और इनोस्के को साथ लेकर वहां से भाग गई और वो सिर्फ इनोस्के से माफी ही मांग रही थी कि इनोस्के मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ हमेशा गलत डिसीजंस लेती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और वो भागती भागती जंगल से एक चट्टान के पास आके रुक जाती है जहाँ पे नीचे खाई थी और पानी था। तभी वो इनोस्के को गले लगा के रोने लगती है और वो ये सोचती है कि मैं ना बचूं पर मेरा बच्चा शायद बच जाए, इसीलिए वो इनोस्के को पानी में फेंक देती है। तभी पीछे से वहाँ डोमा आता है और वो उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को वहीं पर ही मार देता है और इनोस्के इधर नदी में गिर जाता है। डोमा बोलता है कि फिर मैंने घर जाके उसकी हर एक हड्डी को खा लिया, वैसे भी अगर वो घर जाती तो उसका हस्बैंड उसे मारता और उसके पास वैसे भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो वैसे ही मर जाती। कनाओ डोमा से कहती है कि बस अब रुक जाओ और ना बोलो। इनोस्के को यहाँ पे अपनी मॉम की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, फिर वो काफी गुस्से में आके बोलता है, वो डीमन जिसने मेरी माँ को मारा, जिसने मेरे दोस्तों को मारा, वो मेरे सामने खड़ा है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब याद दिलाने के लिए। अब मैं सिर्फ तेरी गर्दन ही नहीं काटूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि हेल कैसा होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। भाई यार क्या चल रहा है डीमन स्लेयर की मांगा के अंदर, पहले जिनित्सु का करेक्टर चेंज हुआ और अब इनोस्के का करेक्टर भी चेंज हो गया। भाई यार नेक्स्ट पार्ट में काफी मजा आने वाला है तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करना। बाकी आज की ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आधी वीडियो फेस कैम के साथ और आधी विदाउट फेस कैम। और जो नेक्स्ट पार्ट है ना भाई, उसके अंदर एक बंदे का मास्टर प्लान रिवील होने वाला है, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। और हाँ यार पार्ट 7 भी मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास
पास पार्ट 7 की स्क्रिप्ट लिखी पड़ी है पूरी की पूरी, उसको मैं जल्दी लाने की ट्राई करूंगा। बस तुम इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ। जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर स्पैम कर दो इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 7 जल्दी लेकर आओ। इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 7 स्पैम कर दो भाई पूरे कमेंट बॉक्स के अंदर। ज्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी जल्दी जो है ना भाई मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। और काइजू नंबर 8 के जितने फैंस हैं उनके लिए कल मैंने वीडियो डाली है, तो वो जाके लाजमी से चेक कर लेना, यहीं कहीं तुम्हें लिंक इसका देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।